नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि पारुल दोनों होने वाली बहुओं के लिए कपड़े और जेवर सेलेक्ट करवा रही है। एक साड़ी उठाती जिसमें असली सोने के तार लगे हैं। एकदम से गुन उसे छीन लेती, कहती कि अरे इसमें सोने के तार लगे, दिखाओ दिखाओ, और वो रख लेती है। उसके बाद जेवर भी रख लेती है। जो भी सामान सामने आ रहा है बस झपट झपट कर रखती चली जा रही है। सब उसका बिहेवियर देखकर हैरान है। वो ज्वेलर से कहती है कि मैं बाहर के ज्वेलर से इसे टेस्ट करवाऊंगी, असली सोना है कि नहीं है। राखला मनी मन सोचता है आ गई ना अपनी औकात में। इधर शोभित को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो वहां से निकलना चाहता है, उसे चार्मी से बात करनी है। तभी चार्मी की कॉल आती है, उसे काट देता है और सोचता है चार्मी से मिलकर अपनी सिचुएशन तो उसे समझानी ही पड़ेगी, लेकिन यहाँ से निकलूं तो कैसे निकलूं। पारुल नंदिनी से कहती है कि नंदिनी तुम भी तो अपने लिए कुछ सिलेक्ट कर लो। एक सुंदर सी साड़ी उठाती है और कहती है कि देखो ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। साड़ी वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत कामदार और कीमती है। नंदिनी वो साड़ी देखने लगती है। अब एक बार फिर से गुन की नज़र उस साड़ी पर टिक जाती है। जल्दी से झपट्टा मार कर वो उस साड़ी को छीन लेती है और कहती है कि दिखा दिखा, बहुत सुंदर साड़ी है। उस साड़ी को भी खुद ही रख लेती है। नवीन भाई परेशान है, दो लड़कियों की शादी करनी है, पैसे पास में है नहीं। सोचते हैं कुछ पैसे उधार ले लूंगा। तभी बांसुरी आती है और कहती है कि पैसे उधार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने जेवर लेकर आई है और कहती है कि मेरे ये जेवर किस काम आएंगे। नवीन भाई कहते हैं नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी माँ के जेवर है, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। बांसुरी कहती है कि नंदिनी को ये जेवर नहीं चाहिए, उसने मुझसे पहले ही कह दिया है। तो गुन को हम ये जेवर दे देंगे, करीब 40,000 के जेवर होंगे। और नानी के जेवर अगर नातिन के काम न आए तो किस काम के। ये सब कुछ मोहन पटेल देख रहा है और सोचता है कि अच्छा शादी की तैयारी चल रही है, मैं नहीं होने दूंगा नंदिनी की शादी किसी और से। बांसुरी कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप नंदिनी का कन्यादान कर दे। नवीन भाई कहते हैं कि तुम मुझसे कन्यादान कराना चाहती है? हाँ मैं जरूर करूँगा, आखिर नंदिनी भी इस घर की बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है। पारुल को गुन का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन नंदिनी से वो बार बार कह रही नंदिनी तुम कोई कपड़ा सेलेक्ट क्यों नहीं करती। विपुल भाई को ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा है, वो नहीं चाहते कि दोनों बेटों की शादी यहाँ हो। नंदिनी कहती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लूँ, सारी साड़ियाँ अच्छी हैं। चाची कहती हैं कि एक बार देखना शुरू करो, समझ में भी आ जाएगा। तभी दर्श वहाँ पर आ जाता है, चुटकी बजाता है, अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाता है। नंदिनी भी अपनी चूड़ी खनकाती है। दर्श उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं साड़ियाँ सेलेक्ट करने में। तुम मुझे रंग बताते जाना, मैं छू कर फील करके फैब्रिक सेलेक्ट करवा दूंगा। गुन ये सब कुछ देख रही है, उसे बड़ी हंसी आती है। मनी मन सोचती है अब ये अंधा साड़ी सेलेक्ट करवाएगा। खैर नंदिनी और दर्श मिलकर साड़ियाँ पसंद करने लगते हैं। नंदिनी एक एक साड़ी उठा उठा कर दर्श के पास रखती है, कलर बताती है ये हरा रंग है। वो छू कर देखता है फिर मना कर देता है। इसी तरह से वो अलग अलग कपड़ों के रंग बताते जा रही है, जैसे ये हल्दी वाला पीला है, ये नींबू जैसा पीला है, और दर्श उसकी मदद कर रहा है। दोनों मिलकर साड़ियाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। तभी पारुल आती है जेवर का डिब्बा लेकर। गुन एकदम से देखकर बौरा जाती है, उसे लगता है ये सारे जेवर उसके हैं, लेकिन पारुल सीधे नंदिनी के पास जाती है और कहती है कि नंदिनी ये इस घर के खानदानी जेवर है जो इस घर की बड़ी बहू को दिए जाते हैं। राजवी भाभी की इच्छा है कि ये सारे जेवर मैं तुम्हें दे दूं। नंदिनी इसे बड़ों का आशीर्वाद समझकर बहुत ही प्यार के साथ जेवर रख लेती है। पारुल अब गुन से कहती है कि तुम्हें जब भी कभी ये जेवर पहनने होंगे तुम नंदिनी से मांग लेना। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, राजवी भाभी से मांग कर पहन लेती हूँ और फिर उन्हें लौटा देती हूँ। इस तरह से मैं तो जेवर की जिम्मेदारी से भी बच जाती हूँ। गुन को बहुत बुरा लगता है। मनी मन सोचती कि बा ने तो कहा था कि इसकी शादी तो अंधे से हो रही है, तो सब कुछ तेरा और शोभित का ही होगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस घर में मुझे इस ग्वालन की गुलामी करनी पड़ेगी। नंदिनी घर आकर ढींगली से बात कर रही है और कहती है कि दर्श साहब के घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस घर में राखला भी है, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं हूं ना गुनबन के साथ, मैं उसे गुनबन के पास फटकने भी नहीं दूंगी। तभी गुन आती है और उससे कहती है कि शादी के बाद नीचे वाला बड़ा कमरा मेरा और शोभित का होगा। दर्श साहब से कहना कि अपना सामान उठाए और वहां से निकल जाए। मैं अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल के पास पार्टी करूंगी। नंदिनी को गुस्सा आता है, कहती है ऐसा नहीं हो सकता। दर्श साहब का कमरा वहाँ पर इसलिए है जिससे कि उन्हें बार बार सीढ़ी उतरनी ना पड़े, चढ़नी ना पड़े, परेशानी ना हो। और तुम्हारी पूल पार्टी के लिए वो भला अपना कमरा क्यों खाली करेंगे? उस घर में जैसा जो है वैसा ही रहेगा।
विपुल भाई जाते हैं डॉक्टर राठौर से मिलने और पूछते हैं कि क्या सचमुच दर्श की आंखें वापस आ सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अभी रिसर्च चल रही है, मैं लगातार अमेरिका के डॉक्टर्स के टच में हूँ, मैं आपको बताऊंगा जैसे ही कुछ पॉजिटिव मुझे पता चलेगा, लेकिन फिर भी चांसेस हैं। विपुल भाई कहते हैं कि कितने चांसेस हैं? 90% चांसेस तो है ना। डॉक्टर की समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दें, फिर भी कहते हैं कि हाँ चांसेस तो हैं। विपुल भाई कहते हैं एक सलाह लेनी थी, मेरे बेटे की शादी तय हो गई है, क्या इस वक्त हमें उसकी शादी करनी चाहिए? डॉक्टर कहते हैं कि इस वक्त मैं तो सलाह नहीं दूंगा, एटलीस्ट सर्जरी तक हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। डॉक्टर राठौर ने ये सब कुछ उस मिस्टीरियस लेडी के कहने पर किया है। मनीमन सोचती है वेल डन डॉक्टर राठौर, वो सारी बातें सुन चुकी है और सोचती है कि मैं दर्श की शादी उस ग्वालन से नहीं होने दूंगी। इधर विपुल घर आकर अपने भाई से कहते हैं कि राजवी से मेरी बात नहीं हो पा रही है, इसलिए फैसला मुझे ही लेना है और मुझे एक बार डर भी लग रहा है कि क्या मैं सही फैसला कर रहा हूँ। उनके भाई कहते हैं कि भैया बच्चों के भविष्य के लिए आपने ये फैसला लिया है, बिल्कुल सही लिया है। नवीन भाई को पता चलता है कि राकला भी उस घर में है तो वो परेशान हो जाते हैं। बांसुरी उन्हें समझाती है, कहती है कि हमारी गुण अब समझदार हो गई है और राकला ने उसे धोखा दिया है और जिंदगी में सबसे बड़ा टीचर तो एक धोखा ही होता है, अब वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी। लेकिन नवीन भाई को उनकी बातों पर विश्वास नहीं है। इधर गुण अपनी बा से कहती है कि बा आपने तो कहा था कि मैं वहाँ पर राज करूंगी, लेकिन वहाँ तो सब कुछ उस नंदिनी को मिला जा रहा है, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। बा उसे कुछ प्लान समझाती है। बांसुरी जाकर नंदिनी से बात करती है राकला के बारे में। नंदिनी कहती है कि बिग बैन परेशान मत होना, मैं हूं ना गुनबैन के साथ, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अब मैं जरा मिठाई बना लूं, कल लड़के वाले आ रहे हैं ना रस्म के लिए, जीजाजी का कुछ तो बोझ और खर्चा कम हो जाएगा। मैं जा रही हूँ मिठाई बनाने। किचन में जाती तो देखती वहाँ बहुत सारे डिब्बे रखे हैं। वो हैरान रह जाती, डिब्बे खोलती है तो एक डिब्बे के अंदर उसे गुलाबी रंग का घारचोला मिलता है। दूसरा डिब्बा खोलती है तो उसके अंदर एक और हरे रंग का घारचोला है। इसी तरह 8 डिब्बों के अंदर घारचोला साड़ी उसे मिलती है। वो हैरान रह जाती है कि ये किसने भेजे। तभी दर्श का फोन आता है और कहता है कि सरप्राइज कैसा लगा। नंदिनी कहती है कि इतने सारे घारचोला आपने मेरे लिए लिए, क्यों लिए इतने सारे? अरे एक भी काफी होता है, आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो इसका मतलब कि आप वेस्ट करेंगे। दर्श कहता है अरे तुम तो अभी से डांटने लगी हो, खैर मुझे डांटना ही है तो घर के बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। नंदिनी कहती है कि कैसा सरप्राइज, और आप क्या मेरे घर के बाहर खड़े हैं? दर्श कहता है जब घर के बाहर बुला रहा हूँ तो बाहर ही खड़ा रहूंगा ना, आओ तो सही, सरप्राइज बताया नहीं जाता है। इधर हम देखेंगे कि शोभित गया है चार्मी से मिलने, वेट कर रहा है उसका, और तभी सामने से वो मिस्टीरियस लेडी गुजरती है। मनीमन सोचती है कि कहीं रावल परिवार का कोई सदस्य मुझे देख न ले, उन्हें पता न चल जाए कि मैं भी द्वारका में ही हूँ। लेकिन तभी शोभित से वो टकरा जाती है और गिर जाती है। शोभित उसे देख नहीं पाता है और कहता है कि आपको चोट तो नहीं लगी। वो लेडी एकदम से घबरा जाती है। मनीमन सोचती है कि कहीं शोभित मुझे पहचान न ले, फिर उसे चैन मिलता है ये सोचकर कि शोभित ने उसे नहीं देखा है। वो अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर कर लेती है। नंदिनी घर के बाहर आती है, देखकर हैरान रह जाती है और बहुत खुश होती है क्योंकि दर्श ने उसके लिए एक कुल्फी वाले का ठेला बुला लिया है और कहता है कि तुम्हें कुल्फी बहुत पसंद है ना। इधर हम देखेंगे कि कुल्फी वाला कोई और नहीं बल्कि मोहन पटेल ही है जो अपना मुंह कवर किया हुआ है। वो दोनों को कुल्फी देता है। नंदिनी कुल्फी एंजॉय करने लगती है, दर्श भी कुल्फी खाने लगता है। नंदिनी कहती है कि मैं एक साथ 3-4 कुल्फी खा जाऊंगी तो आपको ये तो नहीं लगेगा कि मैं बहुत खाती हूँ। दर्श हंसने लगता है, कहता है जी भर के खाओ, बल्कि ज्यादा खाया करो, तुम इतनी नाजुक सी हो। दोनों कुल्फी एंजॉय कर रहे हैं। दर्श के मुंह पर कुल्फी थोड़ी सी लग गई है। नंदिनी अपने दुपट्टे से उसका मुंह साफ करती है। मोहन पटेल ये सब कुछ देख रहा है। मनीमन सोच रहा है कि खा लो कुल्फी। दर्श साहब इसके बाद आप जिंदा ही नहीं बचोगे तो नंदिनी को सरप्राइज क्या दोगे? हम देखेंगे कि कुछ देर पहले जब दर्श नंदिनी के घर की ओर आ रहा था तो मोहन पटेल ने उसे देख लिया था। वो अपने दोस्त के साथ बैठकर प्लान बना रहा था कि नंदिनी की शादी मैं किसी और से नहीं होने दूंगा। दर्श का ड्राइवर उसी से पूछता है कि यहाँ कोई कुल्फी वाला मिलेगा और वो कह देता है कुल्फी वाला, हाँ जी हाँ बिल्कुल मिलेगा, आप चलिए मैं कुल्फी वाले को लेकर आता हूँ। और वो कुल्फी वाला बनकर पहुंच चुका है। दर्श की कुल्फी में उसने कुछ मिला दिया है। बस आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। मंडे के एपिसोड में हम देखेंगे कि नंदिनी डॉक्टर राठौर से मिलने हॉस्पिटल पहुँचती है और वही लेडी जो दर्श की शादी रुकवाने की कोशिश कर रही है उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर देती है और ये एक मुर्दा घर है। नंदिनी वहाँ पर बेहोश हो जाती है।
बस आज इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंडे को फिर मिलते हैं। मैं चलती हूँ, बाय।